राजस्थान के नागौर जिले का कुचामण कस्बा। दूरदर्शन के लिए इस कस्बे के पारंपरिक लोकनाट्य कुचामणी ख्याल की शूटिंग करके हम वापस हो रहे थे कि हमारे सारथी ने कहा, हाँ, मोड़ लेना गाड़ी, आधा घंटा ही तो लगेगा, मुझे गुलाब जल और गुलकंद भी मिल जाएंगे। गाड़ी चलती गई और पुष्कर राज, एक धार्मिक और आध्यात्मिक दीठ, अब देसी परदेसी पावनों का स्वागत करता पवित्र पुष्कर सरोवर। स्नान के बाद उगते सूरज को अर्घ्य, दिवंगत पुरखों का ध्यान। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी यहीं पर विराजे हैं और उनके दर्शन के साथ साथ मां गायत्री भी यहीं पर हैं, लेकिन वे ब्रह्मा जी से दूर ऊंची पहाड़ी पर। रबड़ी के मालपुए पुष्कर का आस्वाद हैं, तो गुलाब की खेती और उसके उत्पादों गुलाब जल, गुलकंद के लिए भी पुष्कर जाना जाता है। पुष्कर भ्रमण। वापसी। दूर खेत से स्मृतियों के गीत की टेर, गेहूं के खेत को संभालती एक संरचना। मुझे अंदाज ही नहीं था कि धोती कुर्ते वाला ये शख्स कोई और नहीं, इनकम टैक्स कमिश्नर पवन कुमार शर्मा। इनका दफ्तर राजधानी जयपुर के स्टैचू सर्कल पर है। उनकी ये वेशभूषा और यहाँ उपस्थिति चौंकना स्वाभाविक था। उनके साथ अजमेर। अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान द्वितीय ने इसे दिल्ली से दूर लाकर अपनी राजधानी बनाया था। सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज भी यहीं पर। इस्लाम को हिंदुस्तान में लाने वाले मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ आने से पहले पुष्कर में थे, तो उनके कानों को हिंदुओं की आस्था ने रूबरू करवाकर सूफी संगीत का आलाप करती कव्वाली को जन्म दिया। दरगाह में पुष्कर के गुलाबों के साथ अकीदत नवाजते वक्त धूप और लोबान के साथ गुलाबी महक ने मुझे रूहानी सुकून दिया। हम पवन जी के अजमेर वाले पैतृक घर पहुंचे और बचपन की यादें। शुरुआती पढ़ाई इसी स्कूल में की उन्होंने और बालपने के खेल भी दोस्तों के साथ इसी के मैदान में खेले। गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, बरतानी दौर का ये कॉलेज, और यहाँ पर पवन जी की मुलाकात अपने क्लासमेट्स और सीनियर्स से हुई। इस मुलाकात के बीच हमसे बांटी उन्होंने तब की कहानी। गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर is the place where I have studied, and I got admission in the Government College Ajmer in 1972, and I passed out from here in 1977. I did PG from here. I did PG in chemistry. I taught the chemistry faculty here, and then I became a lecturer. GCA में ही उन्होंने केमिस्ट्री लेक्चरर के रूप में अपना करियर शुरू किया था। 19 जून 1956 को जन्म हुआ पवन कुमार शर्मा का। चित्रकला के अध्यापक पिता मोतीलाल शर्मा की इस संतान ने समझना शुरू करते ही कलम कूची पकड़ ली तो माता शांति देवी से कविता सीखी। IRS पवन शर्मा दफ्तर में अपने सख्त चेहरे के साथ देर तक काम करते हैं बीते 32 वर्षों से।
अपनी कर्मठ कर्तव्य परायणता की बदौलत उन्होंने कई सारे पुरस्कार और सम्मान पाए हैं जो कार्य कक्ष की रैक में सजे हैं। कार्यालय में काम करने के मामले में हर व्यक्ति की अपनी शैली। पूरी तरह से काम में व्यस्त ये आदमी काम को लेकर कोई तनाव नहीं पालता है। उसे पता है कि इससे ना तो कोई काम होगा और ना ही किसी समस्या का निराकरण। लंबा सफर तय किया है उन्होंने आयकर अधिकारी के रूप में और इस सफर में बहुत कुछ देखा, समझा। कई रंग दिखते हैं इस शख्स के जो उसे इंद्रधनुषी बनाते हैं। इन्हीं रंगों को पता करने मैं पवन जी के घर पर था। पूरब से आती प्रातःकालीन सूर्य की आभा, अपने आवास के सामने वाले गार्डन में उनकी सुबह की सैर, पंछियों का कलरव, मैं सम्मोहित हूं इससे। भारत की प्राचीन विरासत जो हमें हमेशा स्वस्थ बनाए रखती है, जो हमेशा ऊर्जावान बनाए रखती है और स्वास्थ्य को लेकर निश्चिंत करती है। एक्सरसाइज भी तो हो जाए। मशीनी इरा में उनके साथ भी हो कदमताल तो कहना ही क्या। समय के साथ संगत का ये सिलसिला रहना चाहिए बरकरार। जिंदगी का मजा इसी में है। आप कुछ भी करना चाहें, पहुंचना हो अपनी तयशुदा मंजिल पर, इससे भी आगे, तो ताल से ताल मिलाते ही रहना चाहिए अपने हमसफर के साथ। पवन जी इसे अंगीकार कर लेते हैं। चाय की चुस्कियां, झूले में उनके साथ झूलते हुए सुबह के समय दिन भर के लिए होती हैं बातें। कह लीजिए प्लानिंग। बिना प्लानिंग के हंसी की फुहारें भी कैसी। चेहरों की खिलखिलाती चमक के पीछे छुपी है खिलखिलाहटों की गपशप। स्कूल के समय इन्होंने हॉर्टिकल्चर को भी एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा जो आज मददगार है उनके किचन गार्डन के लिए। चलता ही रहता है मुलाकातों का सिलसिला, मिलता ही रहता हूं मैं अपने पुराने दोस्त पवन शर्मा से, और हर बार होती है उनके भीतर के विस्तृत को जानने समझने की, और हर बार होती है उनके भीतर के विस्तृत को जानने समझने की उत्कंठा। पवन जी, सक्सेस की बात हुई आपसे। ये जो आपका केमिकल रिएक्शन है, जो टेक्सास की लाइफ दुनिया में गया लेक्चरशिप छोड़कर, केमिकल्स आप जो रिएक्शन करवाते हैं, एक नया प्रोडक्ट तैयार करते हैं, कमिश्नर बन गया आप, चलो ठीक है, आपका सौभाग्य और आपने जो चाहा वो अचीव किया। मैं बात कर रहा था भाई फिलोसफी की, तो जिंदगी की जो रफ्तार है और आपकी फिलोसफी की जो रफ्तार है, किस नज़रिए से आप इन दोनों को पहचानते हैं? पहचान कर रहा हूं मैं, है ना? ज़िंदगी एक्चुअली फिलॉसफी और ज़िंदगी में बहुत नज़दीक का संबंध है। मतलब ज़िंदगी आप जिस तरीके से जीना चाहते हैं वो आपका फ़लसफ़ा निर्धारित करता है। तो जैसे अभी मैंने बताया आपको कि अगर मान लो आप गीता में कहा है कि अगर कर्मों में कृतत्व ना रखें, कृतत्व का भाव ना रखें, और फल के प्रति अगर मान लो आप में चेष्टा नहीं है, लिप्सा नहीं है, तो दिव्य कर्म हो जाता है आपका। तो ये दिव्य कर्म और सामान्य कर्म में दोनों में एक ही फ़र्क है। कर्म तो भगवान कृष्ण भी करते थे, कर्म अर्जुन भी करता था। भगवान ने कहा कि मेरा कर्म दिव्य कर्म है, अर्जुन ने कहा कि मैं भी तो कर्म करता हूँ, मेरा कर्म दिव्य क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा क्योंकि तुम कृतत्व का भाव रखते हो कि कर्ता मैं हूँ, और क्योंकि तुम फल की लिप्सा रखते हो कि मुझे फल मिलेगा उसका, इसलिए तुम्हारा कर्म सामान्य कर्म है। मैं दोनों चीज़ें नहीं रखता, कृतत्व का भाव ही नहीं रखता, फल में लिप्सा भी नहीं रखता। तो कहा कर्म करे जा, फल की चिंता मत करे इंसान। तो अगर वो दर्शन लेकर के आप चलोगे तो आप हर जगह सफल हैं। मैंने जो भी कार्य किया उसमें मुझे फल मिला तो दुनियादारी के हिसाब से सफल हूँ। अगर उसमें फल नहीं मिला तो मेरा फ़लसफ़ा मुझे मदद कर देता है समझने में कि भाई कोई ये नुकसान वाली बात नहीं है, कुछ न कुछ फ़ायदा ही होगा उसमें। तो कई जगह मैंने देखा कि जहाँ मैंने प्रयास किया
और मुझे फल नहीं मिला, तो पहले तो मैं दुखी हुआ ये फल नहीं मिलने से, लेकिन मुझे बाद में मालूम पड़ा कि इसका फल नहीं मिलना बहुत अच्छी बात रही। जैसे मैं आरएस प्रॉपर में अगर आ जाता तो शायद मैं आगे बढ़ता नहीं। मैं नहीं आया तो मेरे मन में एक इच्छा आई आगे जाने की। दूसरा, जब सेंट्रल सर्विसेज में एग्ज़ाम दिए तो आईआरएस में मेरा सिलेक्शन हुआ। मैं कोशिश करता रहा कि आईएएस प्रॉपर में मेरा सिलेक्शन हो जाए। 2 बार 3 बार मैं सफल भी रहा, लेकिन 2 4 5 मार्क्स के कारण से प्रॉपर नहीं मिले मुझे। पर आज जब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि आईआरएस में रहने के कारण से मैं बेटर रहा, अच्छा रहा। ये जो हॉबीज़ में परसू कर लेता हूँ, जो मेरी ज़िंदगी मैंने ढाल ली इस तरीके से, शायद मैं एक आईएएस ऑफिसर के तरीके से, आईपीएस ऑफिसर के तरीके से नहीं कर पाता। तो ज़िंदगी जो आपको देती है वो ईश्वर प्रदत्त होता है, और ईश्वर जो आपको देना चाहता है वही फलदायी होता है। आभार की जहाँ तक बात है, लोग ईश्वर का आभार केवल तब ही मानते हैं जो हमारा ट्रेडिशन है या जो कुंठा है, कहना चाहिए कि जो अब उनकी अपनी अवधारणा हो सकती, तर्क हो सकता है कि साहब केवल बेटा हो वंश वृद्धि के लिए, बेटी को नकार लो। आप कुछ कहेंगे? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है, गलत बात है। वंश की वृद्धि खाली लड़का नहीं करता, वंश की वृद्धि तो लड़की भी करती है, क्योंकि वो जहाँ जाएगी वहाँ माता का रूप तो लेगी ना। तो आपका अंश तो वहाँ चला गया एक दूसरे परिवार में। मैं तो ये कहूँगा कि आपके अंश को फैलाने में आपकी बेटी का ज़्यादा योगदान होता है आपके पुत्र से। आपका पुत्र तो आपके घर का ही है, बेटी दूसरे के घर में जाके आपका अंश फैलाती है, फिर उससे जो भी होगी वो और आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। और इधर तो आपका एक ही परिवार है, वो पता नहीं कितने परिवार आपसे जोड़ देती है जाके। कलम के इस धनी की स्टडी टेबल, जब भी मिला अवसर बैठ गए अपनी किताबों के सामने। भीतर की शब्द यात्रा को कागज पर उतारना, पढ़ना और ब्रह्म शब्द को समझना, समझते ही रहना। समझ के लिए कोई और कितने भी दिन, कितना भी समय नहीं होते हैं काफी। और ये क्या, उनकी रसोई में फ्राई पैन पर चलते हाथ, मसालों, मटर और भी न जाने क्या क्या। चलिए चखा जाए रसोई से डाइनिंग टेबल पर आए इस क्या क्या को। क्या बात है, चटखारे लेने में हर्ज ही क्या। मैं वो, उनकी वो और मेरे साथी लगे रहे ब्रेकफास्ट में। अब है हमारी वैदिक परंपरा, श्रद्धा के सुमन और ईश्वरीय आराधना, सस्वर ऋचाओं का पाठ। सर्वदेवाभ्यो पितराभ्यो मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। ओम सर्वदेवाभ्यो पितराभ्यो मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याश्च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वमं देवदेव। आदि शंकर के इस निनाद का तर्क संगत वैज्ञानिक व्याख्यान भी है। मैं 2 प्रकार की सामान्यतः चित्रकारी करता हूँ। एक तो मिनिएचर पेंटिंग बनाता हूँ, उसमें बहुत इंट्रिकेट टाइप की पेंटिंग होती है, छोटे छोटे फिगर्स बनाने पड़ते हैं और काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। दूसरे प्रकार की पेंटिंग में, जो ये आप देख रहे हैं पेंटिंग, फिलोसॉफिकल पेंटिंग्स बनाता हूँ, जिसमें मेरा जो कंसेप्ट है वो जाहिर होता है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ उस पेंटिंग के माध्यम से। तो ये जो मैंने पेंटिंग बनाई है, इसमें 2 चीज़ें हैं। इसका टाइटल मैंने दिया है ट्विन इटर्नल्स, द्वि शाश्वत। तो मेरा ये मानना है कि इस विश्व में केवल 2 ही चीज़ें शाश्वत है, अन्यथा पूरा यह विश्व मरण धर्मा है। तो एक चीज़ जो शाश्वत है हमारे दर्शन के अनुसार वो प्रकृति है, और दूसरा जो शाश्वत है हमारे दर्शन के अनुसार वो परमात्मा है। तो मुझे प्रकृति को और परमात्मा को इस पेंटिंग में, चित्रकारी में दिखाना था। तो मैंने प्रतीक के रूप में, प्रकृति के प्रतीक के रूप में भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जो 5 महाभूत तत्व होते हैं, उनको लिया और उसके साथ
3 प्रवृत्तियाँ होती है, सत, रजस और तमस, जो कि हमारे में मन, बुद्धि और अहंकार के रूप में होती है, परिलक्षित होती है। उनको लेकर के प्रकृति के 8 कॉन्स्टिट्यूएंट्स बनाए हैं। उनके इस घर की 8 दिशाओं की दीवारें विविध चित्रों से सजी हैं। नहीं है कुछ कहना इनके लिए, कैसे कैनवस पर चलती है कूची और अपनी भाव भंगिमाओं का ये अनूठा संसार। चलो चले दफ्तर। सीपी साका 7 साहित्य अकादमी से पुरस्कृत पद्मश्री डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल को सीपी सा कहकर ही पुकारा जाता है। बहुभाषी सृजन धर्मी देवल जी को पवन जी ने अपनी पुस्तकें भेंट की और जब मैं कोमल कोठारी, विजदान देथा और इन लोगों के संपर्क में आया और काफ़ी अरसा जब उन लोगों के साथ बिताया, और जब मैंने ये देखा, क्योंकि मुझे बार बार एक चीज़ मन में परेशान करती थी कि यार ये लोग गांव में बैठे हैं एक बुरुंदा जैसी छोटी सी जगह में और अपना एक संस्थान बना रखा है और सिर्फ लोक के ऊपर काम कर रहे हैं। लोक संगीत पे कोमल जी काम कर रहे हैं, विजदान देथा लोक कथाओं पर काम कर रहे हैं, या लोक कहावतों पर, लोकोक्तियों पर काम कर रहे हैं, या लोक गीतों को लिख रहे हैं। तो मैंने कहा ये इस समय में, जबकि ये फैशन के बतौर ये जो हिंदी की कविताएं इधर जा रही हैं, अब ये लोग किधर जा रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। फिर जब उनसे संपर्क हुआ तब मुझे पता लगा कि ये लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। मतलब विश्व साहित्य में से ऐसा कोई भी भाषा का ऐसा बड़ा क्लासिक कृति नहीं होगी जो कोमल जी ने नहीं पढ़ी हो या विजय जी ने नहीं पढ़ी हो। रहते वो धोती पहने हुए थे, लेकिन पढ़ना उनके लिए तो मशहूर था कि जयपुर में कोई रिक्शा पर बैठा हुआ धोती वाला आदमी अगर कोई अंग्रेजी की किताब पढ़ता हुआ जाए तो उसे विजदान देथा समझो। तो मैंने कहा जब आप लोगों ने इतना पढ़ रखा है, ये सब कुछ होने के बाद, मतलब आप कैसे ये जो रास्ता आपने चुना। उसका एक बहुत सुंदर छोटा सा जवाब कोमल जी ने दिया। कोमल जी ने कहा कि असल में हम जो काम कर रहे हैं उसकी महत्ता जानने के लिए जरूरी है कि हम पहले पूरा का पूरा विश्व का जो अच्छा से अच्छा साहित्य वो पढ़ें। तभी हमें समझ में आएगा कि हमारी भाषा का मूल्य कहाँ है। क्योंकि जो हमारे अनपढ़ या जो छोटे लोग हैं, जो छोटी नौकरी करते हैं, अब उन लोगों के लिए तो ये समझ में ही नहीं आता उनको राजस्थानी कोई भाषा भी है। हाँ, या वही मैं बोलते हैं राजस्थानी। वही मेरे मन में जहन में प्रश्न यही चलता था कि राजस्थानी भाषा न तो कोई संस्कृत भाषा, न कोई उर्दू जैसी नफीस भाषा, न कोई रिकॉग्नाइज्ड भाषा, रीजनल रिकॉग्नाइज्ड भाषा। हाँ, तो देखिए संविधान में इसको अभी तक नहीं मिला है वैसे रिकॉग्निशन की बात तो, लेकिन ये बहुत पुरानी भाषा है। कुल मिलाकर करके 10वीं 11वीं शताब्दी से स्फुट रचनाएं मिलने लगती हैं। और जो हिंदी का आदिकाल जहाँ से शुरू होता है, तो वो भी सौभाग्य संयोग है कि ये अजमेर में ही चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा। तो पृथ्वीराज रासो बेसिकली राजस्थानी की रचना है, बिल्कुल। तो जैसे उसके अलावा कई रचनाएं हैं और मतलब इतना समृद्ध इतिहास है। और मध्यकाल तक आते आते तो मैंने मध्यकाल पर भी काम किया है। अच्छा। तो मैं राजस्थानी का वो देखा है मैंने, तब मुझे लगा 55 कवियों को मैंने अंग्रेजी में ट्रांसलेट करवाया। और तब लोगों को भारतीय भाषाओं में 24 भाषाएं साहित्य अकादमी ने स्वीकृत कर रखी हैं, साहित्यिक मान्यता। तो मुझे बराबर ये लगा रहा कि मेरी भाषा की जो रचनाएं हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जिस तरह आपने अभी मन में आया कि नहीं ये भाषा ऐसी नहीं है, स्तरीय नहीं है या ऐसा। लेकिन आप कल्पना करिए जो भाषा मीरा से शुरू होती हो, हाँ जी, उसमें क्या कमी हो सकती है। तो इसलिए जब वो काम गया तो सारी मुख्य जो संपादक थे उन्होंने कहा अरे ये तो सारे की सारी दूसरी भारतीय भाषाओं की टक्कर की। तो मैं कुल मिला कर करके जब मुझे भी अपनी मातृभाषा का
यह बात समझ में आई कि उसकी क्या महत्ता है, जी। तब मैंने उस दिन से मैंने भी प्रण ले लिया जी कि बनती कोशिश अपनी रचना, अनुवाद भली दूसरी भाषाओं में करूँगा, जी लेकिन पहले कविता मेरा पहला प्यार है, तो उसे मादरी जबान में ही लिखा जा सकता है। जी जी और इसलिए मैंने राजस्थानी को ऑप्ट किया। इसी शहर में एक और मिलन, एक मित्र की कविता से। प्रीता। अपनी आँख का एक आंसू बचा लेना, अपनी आँख का एक आंसू बचा लेना, कि मरुस्थल में पथिक कोई प्यासा नहीं रहे। और अपनी कलम का एक अक्षर बचा लेना, अपनी कलम का एक अक्षर बचा लेना, कि जब इलाकों में कर्फ्यू लगे गीत चहकता रहे। प्रीता कुछ यूं समझती है कविता और कहती है, पवन जी को लगता है अच्छा प्रीता का विवेचन। कि इस दुनिया में, जबकि व्यापार की दुनिया है, बाज़ारों की दुनिया है, लेन देन की और पैसे की दुनिया है, हम जो काम करते हैं 24 घंटे हम जो सोचते हैं काम करते हैं, वो हम ये सोचते हैं कि क्या मिल जाएगा, क्या चला जाएगा हमारा। इस पूरे वातावरण में कविता एक ऐसी विधा है जिसको कोई पसंद नहीं करता। कविता की किताब को बेचना मुश्किल होता है, बाज़ार में बिकती नहीं है, ख़रीदार नहीं होते इसके। तो बात यहाँ से शुरू होती है कि वो कविता जिसका कोई ख़रीदार नहीं होता, उसके लिए कवि रात दिन जाग जाग के अपने आप को पिघला पिघला करके, अपने आप को सर्वस्व सौंप करके उस कविता में और जीता है, वो कविता होती है। तो आखिर कविता कुछ तो होगी कि फिर भी कविता लिखी जा रही है, कुछ नहीं मिलने वाला फिर भी कविता के लिए हम समय निकालते हैं, रात दिन अपनी चैन और नींद एक करते हैं। तो कविता वो विधा है, वो बात है जब दम घुटता है, जब कुछ नहीं किया जा सकता, जब जीवन में कुछ क्लिष्टता आ जाती है, जब उलझाव आ जाता है, या फिर जब हम बहुत कुछ बहने लगता है, अतिरेक हो जाता है, भावुकता हो जाती है, तो अपने आप को कहाँ हम सृजनरत करें। वो एक ऐसी स्वतः स्वाभाविक विधा है जिसमें सायास कुछ नहीं करना पड़ता, अनायास सब कुछ बहने लगता है। सरपट भागती सड़क पर हमारी जर्नी रफ्तार भरी कि कहीं छूट न जाए कुछ भी। बातचीत एक बार और। रफ्तार भरी जिंदगी है पवन जी, है ना? आप भी समझते हैं, आप जिस बड़ों ने हमको भी सिखाया है। रफ्तार भरी जिंदगी में दफ्तर है, रुचियां हैं अपनी, और एक दुनिया और है जो बहुत बड़ी है, वो है घर की दुनिया, जो हमारे काम को, हमारी रुचियों को पल्लवित पोषित होने के लिए आगे बढ़ाती है। आपकी दुनिया ने आपको किस दिशा में, यानी कि मेरा कहना चाहे मतलब है, पूछने का जो मंतव्य है जी कि आपकी ये यात्रा आपको किस तरह से खिलखिलाती है और काम की ओर ले जाती है। मैं एक बहुत चीज़, आपको अजीब चीज़ बताना चाहूँगा इसके बारे में, कि ये मेरे फ़लसफ़े में मैं ढाल चुका हूँ कि मुझे किसी बात का अफसोस नहीं है। गलतियाँ मैंने बहुत करी, मैं मानता हूँ, लेकिन मेरी करी हुई गलतियों का भी मुझे अफसोस नहीं है। क्योंकि पॉजिटिव रहे होंगे? नहीं, अच्छा। पॉजिटिविटी की बात ही नहीं है। मेरा तो केवल एक ही सिद्धांत है कि मैं करता हूँ ही नहीं। अगर मुझे किसी ने कुछ करने के लिए बाध्य किया है या मैं माध्यम बनाऊँ, मैं कहता हूँ मैं तो माध्यम हूँ। अगर गलत कार्य के लिए भी मैं माध्यम बन गया बाय द वे, तो इच्छा तो सर्वोपरि ईश्वर की ही है। मैं त्वदीयम वस्तु गोपालम तुभ्याम समर्पयामि में विश्वास रखता हूँ। अगर मान लो मेरे से कोई गलती हो गई तो पहले जाकर के ईश्वर के सामने बोलूँगा कि भाई ये मेरी सोच के अनुसार मैं गलत काम कर रहा हूँ, इसके फल भी गलत मिल सकते हैं। ये कार्य भी मैं आपको समर्पित करता हूँ और फल भी आपको समर्पित करता हूँ। अगर गलत मिलेंगे तो मैं भुगताऊँगा, क्योंकि मेरे को शरीर है, मैंने कर्म कराए। सही मिलेंगे तो भी मैं भुगताऊँगा, क्योंकि शरीर तो मेरा है, माध्यम तो मैं हूँ, लेकिन कर्म तेरा है, मेरा कर्म नहीं है। मैं इन फलों को तुम पे छोड़ता हूँ, जैसा तुम दोगे मैं उसको कबूल करूँगा। तो उसके बाद में पश्चाताप होने का तो कोई चांस नहीं। पश्चाताप तभी होता है जब किसी दूसरे को नुकसान हो जाए आपके कर्म से, कि देखो मैंने कर्म किया और इसको प्रताड़ना हो रही है। तो उनका मानसिक नियंत्रण तो अपने हाथ में होता नहीं है, पर मुझे पर्सनली कभी कोई पश्चाताप किसी काम के करने का नहीं होता। जब नहीं होने की हम बात करते हैं तो पश्चाताप नहीं होने की, माध्यम की बात, संतुष्टि संतुष्टि एक ऐसी चीज़ है, सापेक्ष है,
संतुष्टि निरपेक्ष नहीं है। अगर आप संतोष किसमें, त्यागने में है संतोष, प्राप्ति में संतोष नहीं है। कितनी भी चीज़ें आप प्राप्त कर लो, पल दो पल का संतोष है वो, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन का संतोष है वो, और ज़्यादा अगर हो गया तो आपको 10 साल का संतोष हो जाएगा कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा अफसर बन गया, तो आप 2 साल के लिए संतुष्ट हो सकते हैं कि एक काम में तो मुझे संतोष हासिल हो गया। लेकिन संतोष मानसिक चीज़ है। मानसिकता में अगर आप बच्चे ने कुछ किया भी नहीं तब भी आप संतुष्ट हो सकते हैं। तो मैंने उस संतोष को पकड़ा है कि भाई हर हाल में मुझे ईश्वर में समर्पित करके कर्मों को संतुष्ट रहना है। तो हमेशा के लिए तुष्ट रहता हूँ, संतुष्ट रहता हूँ। फल कई बार नहीं भी मिलते हैं, कई बार परेशानियाँ भी उठानी पड़ती हैं, बीमारियाँ भी हो जाती है। मेरी माँ थी, वो कभी अगर ख़राब हो जाता था, बड़ी भक्त थी ईश्वर की, रोज़ पूजा करती थी, लेकिन अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो ईश्वर से लड़ने के लिए तैयार हो जाती थी। तो मैंने उनसे ये सीखा कि ईश्वर से लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम माध्यम बन के कार्य करते हैं, होना तो वही है जो होना है, उसमें ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि ईश्वर में प्रार्थना करके प्रसाद चढ़ा दिया तो ईश्वर आपको मदद करके और राष्ट्रपति बना देगा। ये कोई बात सही नहीं है। जो ऐसा सोचते हैं वो गलत सोचते हैं। पवन जी, ये जो बातों का सिलसिला है जी, अनवरत है जी हाँ, अनंत है, कोई अंत नहीं है। हाँ। बातें बहुत हुई पहले, आज भी हुई, मिलते रहे, मिले हैं, मिलेंगे, बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल। चलिए इस अनंत बात को आज तो विराम दिया जाए। विराम दिया जाए, बिल्कुल विराम दिया। आइए दूरदर्शन जी, मिलेंगे जी, जो रिकॉर्डिंग है प्रयोग करेंगे, है ना? बहुत बहुत आभार मिलते आपका। हैं। ओके, बाय बाय। हर शख्सियत की जिंदगी में कई पहलू होते हैं। अनगिनत पहलुओं को समेटे हैं अपने भीतर पवन शर्मा। इनसे मिलिए और जानिए आप भी जिंदगी के फलसफों के कई सारे पृष्ठ। गुनते रह जाएंगे आप। मिलना, समझना और समझकर कैमरे में कैद करना, कैसा है ये सब जो आपको रूबरू करवाता है जमी से आसमां, उगते डूबते सूरज की ओज की अटखेलियां, हर बार इसी तरह।